हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। तो आज हमने ये वीडियो बनाया है। इंडियन एयरफोर्स ने कुछ एक नोटिफिकेशन जारी किया है, कुछ वैकेंसी निकाली हैं। वैकेंसी क्या निकाली हैं, किस बेस पे निकाली हैं, उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या बेनिफिट नहीं होंगे, उस सब के बारे में हम इसमें बात करेंगे और आपको पूरा समझाएंगे कि अग्निवीर जो हैं वो कैसे भर्ती किए जाएंगे, इनको क्या क्या दिया जाएगा और ये किस योजना के तहत भर्ती किए जाएंगे। तो अपनी वीडियो पर चलेंगे, उसको बताएंगे आपको हम। लेकिन उससे पहले जो इस चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप कंपटीशन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल गॉड गिफ्ट्स यानी कि इसी चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर अभी मैथ का सेक्शन कवर किया जा रहा है जो कि लगभग कंप्लीट होने वाला है और बहुत जल्दी हम रीजनिंग और जीके को भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसे सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को बूस्ट प्रदान करें। इससे क्या होगा कि आपकी फ्री में बगैर कोई फीस जमा किए कहीं भी जाए, अपने घर पे बैठ के अच्छे से तैयारी हो जाएगी। एक बार आप इस चैनल पर आइए और एक बार आप किसी भी एक टॉपिक को पूरा, जो 8-8 10-10 मिनट के वीडियो हैं, लगभग मतलब 5 पार्ट हैं तो 5 पार्ट का मतलब है कि 40 से 50 मिनट लगेंगे। 40 से 50 मिनट में एक पूरा टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कराया गया है और बहुत आसान भाषा में कंप्लीट कराया गया है। तो आप लोग इस चैनल पे आइए, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। जहाँ तक आप अपने ग्रुप्स में या उसमें शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करें। तो अभी हम चलेंगे कि एयरफोर्स ने क्या आपके लिए निकाला है। तो ये है, एयरफोर्स ने निकाला अग्निवीर वायु इनटेक 01/2022। जैसे एयरफोर्स की पहले वैकेंसी निकलती थी तो उसके में भी इंटेक 1 इंटेक 2 होते थे। तो अभी वही इन्होंने निकाला, ये अग्निवीर पे निकाला है, वो परमानेंट बेसिस थी। ये इसमें कुछ आपको जो बेनिफिट उसमें मिलते थे वो उस तरीके से पूरे बेनिफिट तो शायद नहीं मिल पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको बहुत सारे बेनिफिट इसमें मिलेंगे। तो ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को फिल करने के लिए एप्लीकेशन की देखो, एक तो पहले डिटेल अगर आपको निकालनी है कि इसमें क्या क्या है क्या नहीं है, तो 2 लिंक इसमें दे रखी हैं, इन्होंने दी हैं https://indianeairforce.nic.in और दूसरी है careerindianeairforce.cdac.in। तो इससे आप पूरा वो निकाल सकते हैं। अब इसके अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, जो कि 24 जून 2022 से सुबह 10 बजे से शुरू हुए हैं। लिंक ओपन हो गया है और ये 5 जुलाई को शाम को 5 बजे तक ये लिंक ओपन रहेगा। इस लिंक पे जाके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। लिंक क्या है, लिंक इसमें दे रखा है और बाकी मैं अपने सब्सक्रिप्शन में ये तीनों लिंक भी आपको दे दूंगा। लिंक है वही अग्निपथवायु.cdac.in करके ये है। तो अब हम बात करेंगे पहले तो कि ये फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया फिल करने होंगे, आप इसके एलिजिबल हो या नहीं हो। तो उसके लिए आपको 10th और 12th पास होना चाहिए, और 12th पास है तो आप भर सकते हैं। दूसरा, अगर 12th की जगह पर आपने 3 ईयर का कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप भर सकते हैं, या 2 ईयर का कोई वोकेशनल कोर्स आपने कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो पहले तो ये 10th 12th आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट सारे आपको चाहिए। दूसरा, आपको एक पासपोर्ट साइज़ का रीसेंट कलर फोटोग्राफ चाहिए, जो कि अप्रैल 2022 से पहले का खिंचा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पता कैसे चलेगा अप्रैल 2022 का, तो आप जब फ़ोटो खिंचवाओगे तो फ़ोटो में आपको एक ब्लैक स्लेट अपने चेस्ट पे रखनी है और उस स्लेट पे एक वाइट चौक से क्या लिखना है, कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखना है और DOP यानी कि डेट ऑफ फ़ोटो आपको उस पर डालनी है। तो उस पर डेट ऑफ फ़ोटो और आपका नाम लिखा होना चाहिए और पीछे बैकग्राउंड बहुत लाइट होना चाहिए, मतलब हल्का बैकग्राउंड होना चाहिए। अच्छा, उस फ़ोटो का साइज़ क्या चाहिए, तो उस फ़ोटो का साइज़ आपका 10 KB से कम ना हो और 50 KB से ज़्यादा ना हो, मतलब 10 से 50 KB के बीच में उस फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए। और आपको क्या चाहिए, आपको एक अपना लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन इमेज चाहिए, यानी कि आप अपने बाएं यानी कि उल्टे हाथ के अंगूठे का निशान चाहिए। उसका भी साइज़ आपका 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तीसरा, आपको अपने सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर आप किसी कागज़ पे करके उसका फ़ोटो ले लेना और उस फ़ोटो को
साइज़ आपको 10 KB से 50 KB के बीच में रखना है। चौथा, आपको आपके मम्मी या पापा, आपके जो भी पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, उनके सिग्नेचर की इमेज चाहिए, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं को चाहिए जिनकी कि अभी एज 18 साल नहीं हुई है, यानी कि 18 से कम है। इफ़ कैंडिडेट इज़ बिलो 18 ईयर्स ऑन द डेट ऑफ फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो मतलब 18 साल से कम एज वाले बच्चे जो भी हैं उनको अपने मम्मी पापा के या किसी एक के भी सिग्नेचर की इमेज भी साथ में चाहिए होगी। तो ये आपको फॉर्म भरने के लिए चाहिए। इनके साथ साथ आपको एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए जो चालू हो, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो चालू हो, और आपका आधार नंबर होना चाहिए। आधार नंबर में कुछ को छूट भी दी गई है। वो छूट किस किस को दी गई है? वो छूट दी गई है JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के जो भी नागरिक हैं, आसाम से जो बिलोंग करते हैं, मेघालय से जो बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये छूट है कि अगर उनके पास आधार कार्ड नहीं है। वो छूट किस वजह से है आपको शायद ना पता हो, लेकिन उस छूट के देने का रीज़न ये है कि अभी JNK को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था धारा 370 ख़त्म करके, तो उन लोगों का अभी शायद आधार कार्ड ना बना हो, इस वजह से उन्हें छूट दी गई है। ऐसे ही असम और मेघालय में भी कुछ फंडे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें एलिजिबल क्राइटेरिया क्या क्या है। ठीक है, तो क्या क्या मतलब आप कब फॉर्म भर सकते हो? तो पहला तो आपको जो मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई वो होना चाहिए। दूसरा, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ 29 दिसंबर 1999 से 29 जून 2005 के बीच में होनी चाहिए। यानी कि आप 29 दिसंबर 1999 से पहले का आपका जन्म न हो और 29 जून 2005 से बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। तो आप इसके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आप एज की तरफ से एलिजिबल हो। ठीक है, तो इसमें एज कितनी मांगी है? इसमें एज मांगी है 17.5 साल से 23 साल। अगर आपकी 17.5 से 23 के बीच में है तो आप कर सकते हैं। तो इसी वजह से उसमें कहा था कि जो 18 से कम हैं लेकिन अभी 17.5 के हैं तो वो अपना इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें साइंस सब्जेक्ट, अदर साइंस सब्जेक्ट ये सब दिए हैं 10+2 में जो हैं। तो आप अगर ये नोटिफिकेशन पढ़ना चाहोगे और उसमें पढ़ोगे, एक बार अच्छे से आप पढ़ लेना, उसको रीड कर लेना अच्छे से कि क्या आप इसमें एलिजिबल हो या नहीं, तो उसमें देख के आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका एज का। अब एज के बाद में हम बात करें कि आप फॉर्म भरने के लिए तैयार हो गए, आप फॉर्म भर भी दिया आपने, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या तो आपको बेनिफिट मिलेंगे, क्या क्या बेनिफिट नहीं मिलेंगे, इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। ठीक है, और इसमें आपको कितनी सैलरी मिलनी है, कितने दिन के लिए आपको ये ज्वाइन किया जा रहा है, आप परमानेंट हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो उस तरीके की सारी डिटेल जानकारी इसमें देंगे। तो अभी हम बात करेंगे कि इसमें एग्जामिनेशन फ़ीस क्या है, इसमें कितनी फ़ीस आपको पे करनी है, जिससे कि आप इसमें अपना जो भी कैंडिडेट फॉर्म है आपका उसको सही तरीके से कम्प्लीटली सक्सेसफुल कर सको। ठीक है, सबमिट कर सको। तो इसमें आपको 250 रुपीज़ यानी कि 250 रुपये की एग्जामिनेशन फ़ीस जमा करनी होगी। और पेमेंट कैन बी मेड बाय यूजिंग डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, इंटरनेट बैंकिंग थ्रू पेमेंट गेटवे। यानी कि आप अब ऑनलाइन मोड पे आपको इसका पेमेंट जमा करना है अपने ATM से, अपने क्रेडिट कार्ड से, अपने या इंटरनेट बैंक से, फ़ोन से, पेमेंट गेटवे से, किसी से भी आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चालान के थ्रू अपना पेमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसी भी एक्सिस बैंक के ब्रांच में चालान के थ्रू भी इसका पेमेंट 250 रुपये आप जमा कर सकते हैं। तो ये देखो 6 नंबर पे दे रहा है, कैंडिडेट मस्ट हैव हिज वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर फॉर सक्सेसफुल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ये मैंने आपको पहले अभी बता ही दिया था कि आपको एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की भी ज़रूरत पड़ेगी फॉर्म भरते समय। 7वें नंबर पे दे रखा है, कैंडिडेट शुड इंटर आधार नंबर इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इसका मतलब है कि आपको अपने आधार नंबर की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो अपना आधार कार्ड अपने साथ ले लें। लेकिन कैंडिडेट्स फ्रॉम JNK, असम एंड मेघालय आर एग्जेम्प्टेड फॉर द सेम।
मतलब उनके लिए ये छूट है, जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय के लिए। बाकी आप अपने तरीके से इसको पढ़ के एक बार देख लेना। आगे है फिर आपका कैंडिडेट्स आर टू रीच द एग्जामिनेशन सेंटर विद कलर प्रिंट ऑफ द प्रोविजनल एडमिट कार्ड। मतलब आप एडमिट कार्ड जो आपको दिया जाएगा उसको लेकर के आप एग्ज़ाम में जाओगे और वहाँ पे साथ में आपको अपना आधार कार्ड भी लेके जाना है, जो आधार कार्ड नंबर आप इसमें डिटेल में भरोगे तो ये आपको लेके जाना है। अब है ये अग्निवीर वायु के लिए और क्या क्या टर्म्स हैं, क्या नहीं है। तो इंडियन एयरफोर्स एक्ट 1950 के तहत इन्होंने कुछ रूल बनाए हैं। वो रूल क्या हैं, वो रूल आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि पहला तो बियॉन्ड द एंगेजमेंट पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, ये आपको 4 साल के लिए ले रहे हैं। ये आपके बेनिफिट्स हैं, आपको ये 4 साल के लिए लेंगे। फिर है ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर्स ऑफ सर्विस बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट एंड पॉलिसीज़। इसका कुछ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या है कि जैसे ही आपकी 4 साल पूरी हो जाएंगी तो 4 साल पूरी होने के बाद इनमें से ऐसा नहीं है कि सबको बाहर निकाल दिया जाएगा। 25% कैंडिडेट उनके परफॉर्मेंस के आधार पर, उनकी 4 साल की सर्विस के आधार पर वो रेगुलर कैडर में इंडियन एयरफोर्स के लिए सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। ये आ रहा है ना इसमें, अग्निवीर वायु विल बी एनरोल्ड इन रेगुलर कैडर ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो 4 साल बाद आपको 25% इसमें रेगुलर, तो आपके पास चांस है कि आप शायद वैसे जॉब ले पाते या ना ले पाते, अग्निवीर के थ्रू आप जाओ, वहाँ पर जा कर के आप 4 साल सर्विस दो और अपनी अच्छे से सर्विस दोगे तो आपको वो उसमें परमानेंट बेसिस पे आपका नंबर उसमें आ सकता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने दिया है ट्रेनिंग क्या है। तो ऑन बीइंग एनरोल्ड अग्निवीर वायु विल बी इम्पार्टेड मिलिट्री ट्रेनिंग बेस्ड ऑन इंडियन एयरफोर्स रिक्वायरमेंट। वो एयरफोर्स रिक्वायरमेंट के आधार पर ट्रेनिंग देंगे, उन्हें जितनी ज़रूरत लगेगी। वो उन्होंने क्लियर नहीं किया कितनी है। अच्छा, आपको छुट्टियाँ कितनी मिलेंगी इसमें, तो 1 साल में आपको 1 महीने की छुट्टी तो कंपलसरी है, जो मिलनी है। बाकी उससे अलग अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, डॉक्टर की एडवाइस पे जितनी भी छुट्टी लगेंगी वो अलग से आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ ही आपको मेडिकल सर्विस पूरी दी जाएगी, यानी कि एमएच की जो भी सुविधा है वो आपको मिलेगी। सीएसडी फैसिलिटी आपको दी जाएगी, यानी कि सीएसडी का मतलब है कि कैंटीन जो होती है आर्मी की और इनकी, तो कैंटीन की भी आपको इसमें सुविधा दी जाएगी। पे अलाउंस एंड अलाइड बेनिफिट्स, इसका क्या है कि आपको क्या क्या पे किया जाएगा क्या नहीं, तो वो पे अलाउंस और वो सारी सेवाएं आपको मिलेंगी। लेकिन कितनी मिलेंगी ये हम अभी आपको मैं बताऊंगा कि ये कितनी आपको सैलरी मिलेगी, कब कब क्या क्या आपको उसमें वो फ़ायदे होंगे। वैसे इन्होंने दे दिया, ये छोटा सा दिखा भी दिया है। देखो, अग्निवीर वायु एनरोल्ड अंडर द स्कीम विल बी पेड एन अग्निवीर पैकेज ऑफ ₹30,000 पर मंथ विल बी द फिक्स्ड ईयरली इंक्रीमेंट। अच्छा, ये कह रहा है कि 30,000 रुपये महीने आपको पहले साल में दिए जाएंगे और हर साल उसमें फिक्स्ड कुछ न कुछ इंक्रीमेंट किया जाएगा, मतलब बढ़ाया जाएगा। तो सैलरी कितनी बढ़ाई जाएगी वो सारी तो मैं अभी आपको पूरी डिटेल दे ही दूंगा। अच्छा, एक ये कह रहा है आपका कि टर्मिनल बेनिफिट सेवा निधि पैकेज। इसमें सेवा निधि पैकेज में और क्या क्या मिलेगा आपको। अग्निवीर वायु विल बी गिवन 1 टाइम सेवा निधि पैकेज कंप्राइजिंग देयर मंथली contribution along with machine matching contribution by the government of completion of their engagement period is included below। तो ये दिखा रहा है, नीचे इन्होंने कुछ दिया होगा, आगे अभी आपके सामने आने वाला है कि क्या दिया है क्या नहीं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी। ये तो आपको पता चल ही गया कि सैलरी आपकी 30,000 से स्टार्ट होगी। ये भी पता चल गया कि महीने में 30 दिन की आपको छुट्टी मिलनी है। उससे अलग मेडिकल इमरजेंसी के आधार पर आपको छुट्टी और भी दी जाएंगी। तो ये सारी हो गई। आपका मैंने एज क्राइटेरिया आपको बता दिया, फॉर्म फिल करने का आपको तरीका बता दिया मैंने, क्या है क्या नहीं। और आगे मैं बताऊँगा कि आपको इसमें और क्या क्या बेनिफिट मिलने हैं। हाँ, मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि कुछ ऐसी कंडीशन भी हैं इनकी जो कि आपको वो पूरी करनी पड़ेंगी। जैसे कि आपकी हाइट है, आपका वेट है, डेंटल, हेल्थ, हियरिंग, और ये सब शरीर पे टैटू है कि नहीं है, ये सब आपको पूरी करनी है। तो वो क्या क्या है क्या नहीं है ये इन्होंने अभी पूरे तरीके से तो इसमें नहीं दिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जितना दिया है
उतना मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मुझे तो लगता है कि आपको ये ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि इसको ज्वाइन करने से आपको कोई भी नुकसान नहीं है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। क्योंकि एक बार एंट्री तो मिले यार, आजकल जॉब हैं कहाँ, आजकल वैकेंसी नहीं है, जॉब ही नहीं है। तो जब जहाँ वैकेंसी नहीं है, जॉब नहीं है, आप देख रहे हो कि एयरफोर्स का, मुझे जहाँ तक ध्यान है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरे को ध्यान है 2020 में फॉर्म निकले थे लास्ट टाइम। और 2020 में जब फॉर्म निकले थे तो उनका अभी तो पहले, उससे पहले जो फॉर्म निकले थे वही भर्ती कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन 2020 वाले का तो मुझे इतना पता है कि 2020 में फॉर्म निकले, 2021 के जून जुलाई में उसका एग्ज़ाम हुआ, इंटेक वन जो 2021 में हुआ जून जुलाई में। अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। तो आप क्या कहोगे इसके बारे में? अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। तो इससे तो ये कि आप 4 साल के लिए इसमें जाइए, 25% मौका आपके पास है, तो आप उसी में वहीं से अपने आप को दिखाइए कि मैं परमानेंट के लायक हूँ या नहीं, ठीक है। तो अभी मैं बात कर लेते हैं कि अभी मैं बता रहा था कि आपको क्या क्या इनके सैलरी पैकेज है। तो देखो, पहले साल में ये आपको 30,000 रुपये महीने के हिसाब से सैलरी देंगे। 30,000 रुपये महीने में से 70% सैलरी आपके अकाउंट में डाली जाएगी, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, और 30% सैलरी आपके फंड में डाली जाएगी। तो 70% मतलब 21,000 रुपये हर महीने 1 साल तक आपके अकाउंट में आएंगे, और 9,000 रुपये हर महीने आपके अकाउंट में, फंड अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। तो वो आपका फंड जब इकट्ठा होगा, 9,000 रुपये महीने डाले जाएंगे। तो ये इंडियन एयरफोर्स डालेगा 9,000 रुपये महीने आपकी सैलरी से डिडक्ट करके। तो 9,000 रुपये महीने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार आपके पीएफ अकाउंट में डालेगी। तो आपके अकाउंट में ऐसे करके 18,000 रुपये महीने हर महीने जाएंगे, और 21,000 आपके इस अकाउंट में आएंगे, जो कि आप अपनी सैलरी के तौर पे उन्हें यूज़ कर सकते हैं। दूसरे साल उसमें 10% का इंक्रीमेंट होगा, तो 30,000 से आपकी सैलरी 33,000 यानी कि 33,000 कर दी जाएगी, जिसमें से कि 23,100 रुपये हर महीने, 23,100 आपके खाते में आते रहेंगे, और 9,900 रुपये आपके पीएफ अकाउंट में डाले जाएंगे। तो 9,900 रुपये पीएफ अकाउंट में एयरफोर्स की तरफ से डाले जाएंगे। तो 9,900 रुपये ही हर महीने इंडियन गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार आपके खाते में मिलाएगी। तीसरे साल में उसमें फिर इंक्रीमेंट किया जाएगा, तो 36,500 रुपये आपकी सैलरी होगी, जिसमें से 25,550 रुपये आपके खाते में आते रहेंगे। 10,950 रुपये आपके फंड में जाएंगे। तो 10,950 फंड में उधर से जाएंगे, तो 10,950 ही फंड में हर महीने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलाएगी, ठीक है। उसके बाद चौथे साल आपकी सैलरी हो जाएगी पूरे 40,000 यानी कि 40,000 में से 28,000 रुपये 28,000 आपको अकाउंट में मिलता रहेगा। 12,000 यानी कि 12,000 रुपये आपके पीएफ में जमा होता रहेगा। तो 12,000 एयरफोर्स जमा करेगा, तो 12,000 रुपये हर महीने के हिसाब से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उसमें डालेगा। तो 24,000 आपके फंड में जाएंगे, 28,000 आपके अकाउंट में आएंगे, यानी कि लास्ट के ईयर में आपकी सैलरी 52,000 लगभग होगी। और साथ में आपको एमएच और जो है कैंटीन, ये सब तो फैसिलिटी हैं ही हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये बता रहा है कि 5,02,000 रुपये तो आपके फंड में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से डाले जाएंगे आपकी सैलरी से डिडक्ट करके, और 5,02,000 रुपये ही आपके फंड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलाएगी। तो ऐसे करके 10,04,000 रुपये तो आपका फंड इकट्ठा होगा। ये दे रहा है ना, अप्रॉक्सीमेटली ₹10.04 लाख एज सेवानिधि पैकेज, एब्सोल्यूट अमाउंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 10,04,000 रुपये लगभग आपके खाते में आपको फंड के तौर पे मिल जाएगा। उसके बाद इसमें नोट दे रखा है कि अग्निवीर वायु विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट टू एनी प्रोविडेंट फंड ऑफ द गवर्नमेंट। ये कुछ भी नहीं है ऐसा, कुछ भी कोई ये नहीं है कि ज़्यादा भाई कोई समझने लायक चीज़ है। अच्छा, आगे है आपका इंश्योरेंस, डेथ एंड डिसेबिलिटी कंपेंसेशन। तो ये क्या क्या है? अग्निवीर वायु विल बी प्रोवाइडेड नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर, यानी इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹48 लाख फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर एंगेजमेंट पीरियड ऑफ अग्निवीर वायु इन द इंडियन एयरफोर्स। अग्निवीर वायु विल नॉट बी गवर्नमेंट टू प्रोविजंस कंटेंट द पेंशन रेगुलेशन इन एयरफोर्स। अच्छा, ये कह रहा है कि अग्निवीर वायु को जो लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा एक 48 लाख रुपए का, मतलब 48,000 का, जिसका कि आपको कोई भी किस्त वगैरह जमा नहीं करनी, विल बी प्रोवाइडेड नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी,
यानी कि आपको उसकी किस्त नहीं पे करनी, और 48 लाख रुपए का आपको एक लाइफ कवर दिया जाएगा। और साथ ही ये भी कह रहा है कि इंडियन एयरफोर्स आपके पेंशन की अभी कोई गारंटी नहीं लेता, कोई पेंशन की कोई गारंटी नहीं है, पेंशन आपको नहीं दी जाएगी। साथ में आपको एक अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जो कि आगे आप कहीं भी अगर भर्ती देखने जाते हो या किसी में, जैसे कि MP है, UP है, कई राज्य हैं जिन्होंने अपने अपने स्टेट पुलिस में आपके लिए कोटा रखा है। कुछ CAPF हैं, जैसे कि आसाम राइफल है, तो इन्होंने भी कुछ 10% का कोटा आपके लिए निर्धारित किया है कि आप वहाँ से आकर के यहाँ परमानेंट बेसिस पे जॉब पकड़ सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये तो बताना पड़ेगा कि जी मैंने अग्निवीर में कहीं सर्विस दी है, तो कैसे बताओगे आप? तो उसके लिए वो अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो वो आपके लिए वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, ताकि आप, क्योंकि आपके लिए एक वैकेंसी की एक अलग ही कुछ परसेंट जितना भी वो करते हैं, जैसे उसमें 10% किया है, ये स्टेट पुलिस में कितना कितना करेंगे, यही लोग डिसाइड करेंगे। आगे आगे आपको गवर्नमेंट जब हर राज्य की अपनी राज्य सरकारें जब डिसाइड करेंगी तो आपको पता चलता जाएगा कि हम यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं, वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको अभी बैठना चाहिए। आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हो, मान लो आप 4 साल तैयार और ऐसे ही वैकेंसी नहीं निकल रही और उन्हीं के चक्कर में निकाल दो, तो क्या रह जाएगा? फिर तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो आपको, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जो भी क्राइटेरिया हैं इन क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं, आप पूरी तरह से उनको जो भी क्राइटेरिया यानी कि मतलब जैसे कि आपकी एज है, आपकी हाइट है, हाइट 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम, इससे अधिक कितनी भी हो। चेस्ट की बात करें तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए चेस्ट में, और आपके शरीर पर कोई भी टैटू अलाउ नहीं है, बॉडी टैटू नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये सब आप अगर क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हैं और एज आपकी उसी के बीच में आ रही है, तो आपको ज़रूर ये ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि देखो 4 साल बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप इसको देखें अपने तरीके से, आपको अच्छा लगता है तो ज्वाइन करें। तो ये थी इसकी पूरी डिटेल जो मैं आपको दे चुका हूँ। तो चलिए वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। बाय बाय।